श्री अरबिंदो का नाम सुनते ही अक्सर एक महान दार्शनिक, योगी और कवि का ख्याल आता है ना? हाँ बिल्कुल, उनकी छवि ज्यादातर इसी रूप में है। पर आज हम उनके एक और बेहद अहम पर शायद थोड़े कम चर्चित रूप पर बात करेंगे। उनके राष्ट्रवादी पत्रकार वाले रूप पर। हाँ बिल्कुल, एक जोशीले राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर उनकी क्या भूमिका रही। हमारे पास देखिए इस विषय पर कुछ लेख हैं और श्री अरबिंदो की अपनी किताब द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर के भी कुछ अंश हैं। अच्छा। और हमारा मकसद ये समझना है कि उनके लिखे शब्दों ने, उनकी पत्रकारिता ने भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक पहचान को कैसे आकार दिया। ये दिलचस्प है क्योंकि उनका जीवन भी तो कई मोड़ों से गुजरा। हाँ, वही इंग्लैंड में आईसीएस की पढ़ाई, फिर भारत वापस आना, बड़ौदा राज्य में सेवा, और फिर वो तेज राष्ट्रवादी दौर करीब 1906 से 1910 तक का। बिल्कुल। और उसके बाद फिर पौंडीचेरी चले जाना, पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्य के लिए। तो आइए उनके इसी पत्रकारिता वाले पहलू में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जैसे वंदे मातरम में उन्होंने जिस तरह औपनिवेशिक सोच को चुनौती दी, वो कमाल था। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि भारतीय संस्कृति किसी से कम नहीं है। उन्होंने हमारी विरासत, वेद, उपनिषद, हमारी कला, साहित्य, इन सब की समृद्धि पर बहुत जोर दिया। और सिर्फ जोर ही नहीं, उन्होंने पश्चिमीकरण का विरोध भी किया। हाँ, और भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय शिक्षा की वकालत की। अपनी जड़ों को पहचानना कितना जरूरी है, ये बात उनकी किताब द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में भी साफ दिखती है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ अतीत का गुणगान नहीं था। अच्छा। ये उस समय की जरूरत थी। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो आत्मसम्मान, जो आत्मविश्वास चाहिए था, उसे जगाने का ये एक तरीका था। मतलब एक आधार तैयार कर रहे थे वो। बिल्कुल। उन्होंने पश्चिम के आलोचकों को तर्क के साथ और गहरे आध्यात्मिक आधार पर जवाब दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को तर्कसंगत और आध्यात्मिक रूप से गहरा साबित किया। हाँ, और ये जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास जागा, ये सिर्फ विचारों तक ही तो सीमित नहीं रहा होगा। इसने राजनीतिक कार्रवाई को भी तो बल दिया होगा। निश्चित रूप से। श्री अरबिंदो ने ही तो वो बदलाव लाया। नरम दल की जो याचिका वाली राजनीति थी, उससे हटकर पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। ये एक बड़ा कदम था उस समय। बहुत बड़ा। और वंदे मातरम, बाद में कर्मयोगिन जैसे मंचों से उन्होंने स्वदेशी, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, आत्मनिर्भरता, इन सब का खूब प्रचार किया। सीधी कार्रवाई का समर्थन भी किया उन्होंने। हाँ, और इसने तिलक जैसे गरम दल के नेताओं को और कई राष्ट्रवादियों को बहुत प्रेरित किया। पर सबसे खास बात मेरे ख्याल से ये थी कि उन्होंने राष्ट्रवाद को सिर्फ एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं माना। तो फिर क्या माना? एक पवित्र कर्तव्य, एक धर्म। देश की सेवा ईश्वर की सेवा है, ये भाव उन्होंने जगाया। और यही सोच, राष्ट्रवाद को धर्म मानने वाली, हमें उनके लेखन में आध्यात्मिकता के गहरे जुड़ाव की तरफ ले जाती है। हाँ, खासकर कर्मयोग में वहाँ राजनीति और आध्यात्मिकता जैसे घुल मिल गए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक आध्यात्मिक साधना, एक यज्ञ की तरह देखा। ये बात मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करती है कि कैसे उन्होंने राजनीति जैसी दुनियावी चीज को भी एक आध्यात्मिक ऊंचाई दे दी। सही कहा। और अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्वतंत्रता को एक बड़ी नैतिक व्यवस्था, एक धर्म का हिस्सा मानने से पूरे आंदोलन को एक गहरा नैतिक आयाम मिला। हाँ, इससे लोग सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। बिल्कुल। वो एक नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष का हिस्सा बन रहे थे। और जैसा उन्होंने फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में भी कहा, भारतीय संस्कृति में पूरी मानवता के आध्यात्मिक विकास की क्षमता है। उनके लेखन का असर किस तरह का रहा, मतलब जनता पर, नेताओं पर? देखिए, पढ़े लिखे मध्य वर्ग तक उनकी बातें पहुंची। उनमें राष्ट्रीय गौरव और एक साझा पहचान की भावना जागी। और संस्कृति, राजनीति, आध्यात्मिकता, इन सबको मिलाकर जो उन्होंने एक समग्र दृष्टि दी। हाँ, उसी से व्यापक भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिला। लोगों को लगा कि ये उनका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। क्या इसका असर बाद के नेताओं पर भी दिखता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस या टैगोर? देखिए, सीधा प्रभाव कहना मुश्किल है क्योंकि मतभेद भी थे, पर अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पड़ा होगा। शायद बोस के उग्र राष्ट्रवाद में वो कर्मठता का भाव, या टैगोर के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में वो गहरी जड़ें तलाशने की कोशिश, कहीं न कहीं श्री अरबिंदो के विचारों की गूंज सुनाई देती है। तो उनका स्थायी प्रभाव कई स्तरों पर रहा। हाँ, बहुआयामी। सांस्कृतिक चेतना जगाना, राजनीतिक सोच को बदलना
और स्वतंत्रता संग्राम में वो आध्यात्मिक गहराई जोड़ना, उनकी वो समग्र दृष्टि, उसने समाज के अलग अलग वर्गों को एक साझा मतलब सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के तहत जोड़ा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि श्री अरबिंदो की पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक लेख नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत को जगाने का, उसके पुनर्जागरण का एक शक्तिशाली आह्वान था, आत्मा को झकझोरने वाला। हाँ, जिसमें सांस्कृतिक गौरव, राजनीतिक चेतना और आध्यात्मिक लक्ष्य सब एक साथ गूंथे हुए थे। और क्या आपको लगता है कि उनकी ये दृष्टि आज भी प्रासंगिक है? मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा, खासकर तब जब भारत आज की आधुनिक दुनिया में अपनी पहचान और अपने आध्यात्मिक मूल्यों के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है। हाँ, कि कोई राष्ट्र अपनी प्राचीन आध्यात्मिक विरासत और आज की राजनीतिक हकीकतों के बीच वो तालमेल कैसे बिठाए, जैसा श्री अरबिंदो ने सोचा था, ये एक बड़ा प्रश्न है। वाकई उनकी सोच की पूरी शक्ति और गहराई को समझने के लिए शायद वंदे मातरम, कर्मयोगिन या फिर उनकी महान कृति सावित्री और द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर को और जानना चाहिए। हाँ, उन्हें पढ़ना एक गहरा अनुभव हो सकता है। धन्यवाद।